विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। देखिए, अमेरिका की राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से हो, इस संबंध में संविधान में बहुत मतभेद, संविधान सभा में बहुत मतभेद थे और इस संबंध में दो विचार आए कि एक विचार ये था कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाए, लेकिन इस संबंध में ये जो एक समस्या आई, परेशानी अनुभव की गई कि ये कार्य राजनीतिक दलबंदी में फंसे बिना नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए इस विचार का परित्याग कर दिया गया। दूसरा विचार ये आया कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाए या राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रीय व्यवस्थापिका द्वारा किया जाए। तो इस संबंध में ये माना गया कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो व्यवस्थापिका के हाथ की कठपुतली बन जाएगा और जो संविधान निर्माता थे वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से अधिक प्रभावित थे, जिसमें कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों का कार्यक्षेत्र अलग रहता है। तो इसलिए इस प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया गया। अंत में ये तय किया गया, विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से ये तय किया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाए, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाए। जनता एक निर्वाचक मंडल का गठन करे और जनता के द्वारा निर्वाचित निर्वाचक मंडल जो है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करे। इस संबंध में संविधान में जो व्यवस्था की गई वो ये कही गई कि अमेरिका का जो प्रत्येक राज्य जो है अपनी व्यवस्थापिका के आदेशानुसार जो है प्रत्येक अपनी व्यवस्थापिका के आदेशानुसार जो है उस राज्य में निर्वाचक मंडल को चुने। निर्वाचक मंडल की सदस्य संख्या कितनी होगी ये इस पर डिपेंड करेगी या इसके ऊपर निर्भर करेगी कि उस राज्य में प्रतिनिधि सभा और सीनेट के कितने सदस्य हैं। जितने उस राज्य में प्रतिनिधि सभा और सीनेट के सदस्य होंगे उतने ही सदस्य उस राज्य से निर्वाचक मंडल के लिए जनता के द्वारा चुने जाएंगे और उसके बाद जनता के द्वारा चुने हुए निर्वाचक मंडल के सदस्य एक निश्चित तिथि को राज्य अपने अपने राज्यों में एक निश्चित स्थान पर एकत्रित होंगे और वह जो है निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के लिए जो है मतदान करेंगे और इस प्रकार से जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और इसके बाद जो है निर्वाचन के पश्चात जो मतपेटिका के ऊपर मोहर लगाकर उस मतपेटिका को सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाएगा और सीनेट का अध्यक्ष जो है दोनों सदनों की उपस्थिति में उस मतपेटिका को खोलकर मतों की गणना करेगा और उसके बाद जो है परिणामों की घोषणा की जाएगी। मूल संविधान में कहा गया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों के लिए एक साथ ही मतदान किया जाएगा और जिस व्यक्ति को सबसे अधिक निर्वाचक मंडल के मत प्राप्त होंगे उसे राष्ट्रपति और जिसको उससे कम मत प्राप्त होंगे उसे उपराष्ट्रपति पद पर उपराष्ट्रपति पद दे दिया जाएगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं ये व्यवस्था थी संविधान में। इसके बाद जो है कहा जा सकता है कि 1880 में 12वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य अलग अलग मतदान करेंगे और इस प्रकार से जो पहले की व्यवस्था थी कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के लिए एक साथ ही मतदान किया जाएगा, उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब दो व्यक्तियों के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य अलग अलग मतदान करेंगे। साथ ही साथ 23वें संविधान संशोधन एक किया गया, जिसमें ये कहा गया कि
कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया जिले को भी 3 सदस्य जो है निर्वाचक मंडल में चुनने का अधिकार होगा। देखिए, पहले निर्वाचक मंडल के सदस्य कितने थे? 535, 435 सदस्य प्रतिनिधि सभा के और 100 सदस्य सीनेट के मिलके 535 सदस्य होते थे। अब इस संशोधन के बाद 3 सदस्य कोलंबिया जिले को भी चुनने का अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार से निर्वाचक मंडल के कुल कितने सदस्य हो गए? 538। और इस प्रकार से जो है निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ये तो व्यवस्था थी संविधान में, लेकिन वर्तमान समय में जो है ये व्यवस्था जो है में कुछ परिवर्तन हुआ है, या हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में 1800 के बाद जो है अमेरिका की राजनीति में दलों का उदय हो गया, और दलों के उदय के बाद जो है अब उम्मीदवारों का चयन जो है वो दलीय आधार पर होता है। तो व्यवहार में अब अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष की जगह व्यवहार में कैसा हो गया है? प्रत्यक्ष हो गया। तो वर्तमान समय में वहाँ पर किस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो हम पढ़ेंगे। इसके 5 चरण हैं। सबसे पहला है उम्मीदवारों का मनोनयन। देखिए, प्रत्येक देश जो वहाँ पर सबसे पहले प्रत्येक दल जो है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार का मनोनयन कहता है। ये परंपरा पर आधारित व्यवस्था है। संविधान में इसके संबंध में वहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया है। प्रत्येक दल की जो राष्ट्रीय समिति होती है वो अपना एक अखिल देशीय सम्मेलन बुलाता है, और इस सम्मेलन में जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं या जो भाग लेते हैं उन्हें 3 स्तरों से प्रतिनिधि चुनकर यहाँ पर आते हैं। पहला तो प्रारंभिक स्तर, दूसरा राज्य दल की जो प्रारंभिक इकाइयाँ होती हैं, प्रारंभिक स्तर दल का जो होता है वहाँ से प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। उसके बाद राज्य स्तर से दल के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, और तीसरा जो है वो केंद्रीय दल की जो केंद्रीय समिति होती है उनसे प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। इस बार 3 स्तरों से यहाँ पर प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। यहाँ पर जो है इसके बाद जो है वहाँ पर एक निश्चित जो चुनाव वर्ष होता है उसके जुलाई या अगस्त महीने में एक निश्चित स्थान पर एक ये सम्मेलन आयोजित होता है, और उसके बाद जो है यहाँ पर चुनाव का ये जो वातावरण है, सम्मेलन का वातावरण बड़ा उत्तेजनापूर्ण होता है, शोर शराबेपूर्ण होता है, और एक दल के अंदर ही दल के नेता आपस में सौदेबाजी करते हैं और जो है साठगांठ करते हैं, और उसके बाद एक निश्चित तिथि को मतदान होता है। उस मतदान में जिस उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है उस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है, और जब तक पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तब तक जो है कई बार मतदान चलता रहता है, जब तक कि किसी भी व्यक्ति को प्रतिनिधियों का पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो जाए। और इस प्रकार से जो है प्रथम चरण में उम्मीदवार तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पद का प्रत्येक दल का कौन सा उम्मीदवार होगा। दोनों वहाँ पर मुख्य रूप से 2 ही दल हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी। तो दोनों दल अपने अपने उम्मीदवार चुनते हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए भी इसी प्रकार से मनोनयन होता है। इन्हीं सम्मेलनों में उपराष्ट्रपति पद के लिए भी उम्मीदवार चुन लिए जाते हैं। सामान्यतः उपराष्ट्रपति पद के लिए अधिक संघर्ष की स्थिति नहीं होती है, और किसी भी व्यक्ति को आसानी से या साधारण तरीके से प्रतिनिधियों का बहुमत प्राप्त हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति पद पर भी मनोनयन हो जाता है। उसके बाद तीसरा चरण है चुनाव अभियान। अब जो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति उम्मीदवार घोषित किया जाता है वह अपने दल की जो है एक राष्ट्रीय समिति चुनता है उसका, और समिति जो है अपना एक प्रधान चुनती है, कोषाध्यक्ष को चुनते हैं, और ये अपने अपने दल के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार का काम प्रारंभ करते हैं। वहाँ पर
चुनाव प्रचार के संबंध में जो अमेरिका में ये कहा गया कि अधिकतम किसी भी दल के द्वारा $30,000 से अधिक खर्च नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर यदि $30,000 से अधिक भी खर्च किए जाते हैं तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। और जो दल हैं वो प्रचार के लिए टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र जैसे साधनों को अपनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है निर्वाचक मंडल का चुनाव। अब देखिए, जो दलों के द्वारा प्रत्येक दल में वहाँ पर निर्वाचक मंडल का चुनाव भी किस आधार पर होने लगा है? दलीय आधार पर होता है। निर्वाचक मंडल के चुनाव के लिए प्रत्येक दल अपने अपने सदस्यों की सूची जारी करता है और निर्वाचक मंडल के इन सदस्यों को ये शपथ लेनी पड़ती है कि निर्वाचक मंडल में चुने जाने के बाद वो अपने दल के ही उम्मीदवार को वोट करेंगे, दूसरे दल के उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जो है, जो निर्वाचक मंडल का चुनाव जो है लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर में जो है नवंबर महीने के पहले मंगलवार के दिन ये चुनाव होता है। अब निर्वाचक मंडल के चुनाव में किन किन को मताधिकार प्राप्त है, तो इस संबंध में या अन्य चुनाव में वहाँ पर कौन कौन लोग मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, इस संबंध में वहाँ पर 1970 में मताधिकार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष की है वो मतदान कर सकता है। साथ ही साथ उस राज्य में वो कम से कम 30 दिन रहा हो, 30 दिन उसका निवास उस राज्य में रहा हो या कम से कम 30 दिनों से उस राज्य में रह रहा हो, वह ऐसा कोई व्यक्ति जो इन 2 योग्यताओं को पूरा करता है मताधिकार का प्रयोग कर सकता है या मतदान कर सकता है। अब देखिए, वहाँ पर जो निर्वाचक मंडल का चुनाव जो है उस सूची प्रणाली के आधार पर होता है। जो जो वोट दिए जाते हैं वो किसी भी दल की सूची के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से नहीं दिए जाते हैं, बल्कि सामूहिक रूप से दिए जाते हैं, या हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वोट जो है वो दल के पक्ष में डाले जाते हैं, सूची के पक्ष में डाले जाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में नहीं डाले जाते हैं। और वहाँ पर यह भी व्यवस्था कहा गया, संविधान में कहा गया है कि निर्वाचक मंडल के कौन सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक रूप से लाभ के पद को ग्रहण किए हुए है और कोई भी कांग्रेस का यदि कोई सदस्य है तो वो निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। निर्वाचक मंडल के लिए जो लोग खड़े होते हैं वो उसी दल के कार्यकर्ता होते हैं, जिनका चुनाव भी जिले स्तर पर और राज्य स्तर पर जो है उनका चुनाव किया जाता है। अब देखिए, जैसे वहाँ पर मान लीजिए उदाहरणार्थ हम कह सकते हैं कि मान लीजिए न्यूयॉर्क राज्य से 43 सदस्य निर्वाचक मंडल के लिए चुने जाएंगे, क्योंकि 43 सदस्य कौन से हुए, जो कि उस राज्य से जितने सदस्य उस राज्य से प्रतिनिधि सभा और सीनेट के लिए चुने जाते हैं उतने ही सदस्य यहाँ से निर्वाचक मंडल के लिए चुने जाते हैं। तो मान लीजिए न्यूयॉर्क राज्य से 43 सदस्य चुने जाने हैं निर्वाचक मंडल के लिए। अब यहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक पार्टी को चुनाव में मिलते हैं 31,000 वोट और 31,000 वोट, और जो है रिपब्लिकन पार्टी को मिलते हैं 30,000। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उस न्यूयॉर्क राज्य से सारे के सारे 43 सदस्य डेमोक्रेटिक पार्टी से चुने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किस दल को बहुमत मिला है, डेमोक्रेटिक पार्टी, क्योंकि 31,000 सदस्य डेमोक्रेटिक पार्टी के और 30,000 सदस्य रिपब्लिकन। तो इसलिए जो 43 सदस्य निर्वाचक मंडल के लिए चुने जाएंगे वो पूरे के पूरे किससे, कौन से दल से चुन लिए जाएंगे, डेमोक्रेटिक पार्टी से। इसी को कहते हैं सूची प्रणाली। तो इस प्रकार से जो है सूची प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है। अब होता है कि निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव। देखिए,
अब निर्वाचक मंडल के सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और रे जैसे विचारकों ने कहा कि निर्वाचक मंडल के द्वारा अपने निर्वाचक मंडल जो है अपने दल की रिकॉर्डिंग महत्व होते हैं, क्योंकि निर्वाचक मंडल के लिए चुने जाने से पूर्व ही उन्हें ये प्रत्येक दल के द्वारा ये शपथ दिलाई जाती है या उन्हें ये शपथ लेनी पड़ती है कि वे चुने जाने के बाद अपने दल के उम्मीदवार को ही वोट करेंगे। तो इस प्रकार से जो है अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव व्यवहार सैद्धांतिक रूप से जो अप्रत्यक्ष होता है वो व्यवहार में उसने कैसा स्थान ग्रहण कर लिया है, व्यवहार में प्रत्यक्ष रूप धारण कर लिया है। निर्वाचक मंडल के सदस्य निर्धारित तिथि को जो है अपने अपने राज्यों में एकत्रित होते हैं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। और निर्वाचक मंडल में जिस दल को 538 में से 270 मत प्राप्त हो जाते हैं उस दल का राष्ट्रपति निर्वाचित माना जाता है, क्योंकि माना जाता है या उस दल का व्यक्ति जो है राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। अब देखिए इसके बाद निर्वाचक मंडल के चुनाव के बाद दलों मतों की गणना करके उसे प्रमाणीकृत करके उस मत पेटिका को सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाता है। सीनेट का अध्यक्ष जो है वो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में वो मतों की गणना करता है और जो भी परिणाम होता है उसकी घोषणा करता है। और इस प्रकार जिस दल को सबसे ज़्यादा निर्वाचक मंडल में स्थान प्राप्त होते हैं उसको उसी के उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है, या जिस भी व्यक्ति को निर्वाचक मंडल के सदस्यों का पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है उसको जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। अब आता है कि मान लीजिए किसी भी सदस्य को निर्वाचक मंडल का पूर्ण बहुमत न मिले तो ऐसी स्थिति में फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद किसे मिलेगा। इस संबंध में वहाँ पर व्यवस्था है कि इस संबंध में प्रतिनिधि सभा के द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। प्रतिनिधि सभा जो है वो निर्वाचन में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले जो पहले 3 उम्मीदवार होते हैं उनके बारे में निर्णय करती है, या उनके संबंध में प्रतिनिधि सभा में पुनः निर्वाचन होता है और ऐसी स्थिति या मतदान होता है प्रतिनिधि सभा में। ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक राज्य का एक मत माना जाता है और उस राज्य प्रतिनिधि सभा में उस राज्य के जितने भी सदस्य होते हैं, कांग्रेस के जितने भी सदस्य होते हैं, तो वो अपने बहुमत से ये तय करते हैं कि उनका वोट जो है किस दल को जाएगा या उनका वोट किस उम्मीदवार को जाएगा। और यदि इस संबंध में उस राज्य के प्रतिनिधि सभा के सदस्य जो है वो बटे हुए होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका वोट गिना नहीं जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि प्रतिनिधि सभा के द्वारा जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो प्रतिनिधि सभा के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा में किसी भी राज्य के जितने भी सदस्य होते हैं, जैसे मान लीजिए न्यूयॉर्क प्रांत से प्रतिनिधि सभा के 43 सदस्य हैं, तो वो ये तय करेंगे कि उनका जो है वोट किसको जाएगा, किस उम्मीदवार को दिया जाएगा, और इस प्रकार से एक वोट माना जाएगा। अब आता है कि जब राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी विजयी घोषित कर दिया जाता है उसके बाद नेक्स्ट चरण है नवीन राष्ट्रपति के द्वारा पद ग्रहण। जो 1933 से पूर्व वहाँ पर ये व्यवस्था थी कि जो नवीन पदधारी व्यक्ति होता था राष्ट्रपति पद के लिए वो 4 मार्च को अपना पद ग्रहण करता था, लेकिन अब जो है 20वें संविधान संशोधन 1933 के द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई है वहाँ पर कि नवीन पदधारी व्यक्ति के द्वारा 20 जनवरी को अपना पद ग्रहण किया जाएगा। और इस प्रकार से यदि चुने जाने के बाद और पद ग्रहण करने के बीच में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति के लिए
जो व्यक्ति विजयी घोषित हुआ है उसके द्वारा राष्ट्रपति पद पर काम किया जाएगा। और इसके बाद विजयी उम्मीदवार जो है वो शपथ लेता है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति पदधारी को शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति शपथ लेता है कि मैं गंभीरतापूर्वक शपथ लेता हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा और अपनी पूरी योग्यता के अनुसार अमेरिका के संविधान का संरक्षण करूँगा, प्रतिरक्षण करूँगा।